हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ विद बुक्स। हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड स्टोरी ऑफ नमक स्वादानुसार, जिसका नाम है मुगालतें। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। इस स्टोरी में थोड़ी सी गालियाँ या फिर कह लीजिए अब्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने अपनी साइड से ऐड ऑन किया है। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद वो इस स्टोरी की डिमांड है, मांग है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें गहनता से समझने के लिए उससे रिलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मेरी साइड से मुझे ये लगता है कि वो जो अब्यूजिंग वर्ड्स हैं वो इस स्टोरी को डीपली समझने के लिए इस स्टोरी की डिमांड है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड कम लगती हो तो 1.5x या फिर 2x पे आप लोग सुन सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मुगालतें। जब मैं कोठे पर लाई गई थी तो पहले पहल मुझे लगता था कि कोठे पर लोग सिर्फ सेक्स खरीदने आते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि लोग यहाँ सेक्स के अलावा और भी बहुत कुछ खरीदने आते हैं। सेक्स सिर्फ उस और भी बहुत कुछ तक पहुँचने का जरिया होता है। जैसे कि जब लोग परचून की दुकान पर जाते हैं तो हर बार एक लिफाफा लेकर लौटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दुकान पर लिफाफा खरीदने आए थे। दरअसल वो लिफाफे के भीतर रखा सामान खरीदने आए थे। अगर कोठे को परचून की दुकान मान लिया जाए तो सेक्स ठीक उस लिफाफे की तरह होता है, जिसकी जांच पड़ताल की जाए तो लिफाफे के भीतर मिलेंगे तरह तरह के सामान और असबाब सामान। जैसे कि एक दरोगा हर रात अपनी बीवी खरीदने आता था, क्योंकि उसकी पोस्टिंग उसकी बीवी के घर से सैकड़ों मील दूर थी। उसके दिमाग में कई बार ख्याल आता था कि वो दूसरी शादी कर लें। चिढ़कर कहता था कि शायद ऐसी बीवी का होना भी क्या खाक होना है, जो आँख से देखी न जा सके, ज़बान से चखी ना जा सके और हथेली से सहलाई न जा सके। कोठे ने उसे दूसरी शादी के पाप से बचा लिया। दरोगा की लाठी आजकल खूब वजन से चलती थी। 17 साल का एक छोकरा मर्दानगी खरीदने आता था, क्योंकि वो उचक कर मर्दानगी समय से पहले पा लेना चाहता था। वो संडे के रंगायन अखबार की तस्वीरें, चुटकुले और अपना हाथ जगन्नाथ से ऊब चुका था। कहता था कि दुनिया जिस रफ्तार से भाग रही है उस रफ्तार से नहीं भागोगे तो पीछे के लोग तुमको केचुए की तरह पिच्चा करके निकल जाएंगे। जमाना मॉडर्न नहीं होता, लोगों को मॉडर्न होना पड़ता है। एक बार उसने मुझे मोबाइल फ़ोन दिलाकर मिस यू डियर का मैसेज किया था। उस रात मैंने उससे पैसा नहीं लिया। एक बुड्ढा बस बातें खरीदने आता था, क्योंकि इस उम्र में उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगले त्योहार की तारीख पूछ लेता था या फिर ये पूछ लेता था कि गठिया के लिए कौन सी दवाई सबसे कारगर है। वो कैलेंडर और हकीम से बढ़कर बहुत कुछ और होना चाहता था। रात भर के लिए ही सही, वो मेरे सामने कभी कहानी वाला बाबा तो कभी बूझो तो जाने वाला मास्टर हो जाता था। मुझे उसे इसलिए निकालना पड़ता था क्योंकि वो कभी-कभी ज़्यादा जज़्बाती होकर मेरा बाप बनने की कोशिश करने लगता था। एक ऑटो वाला था जो डेली 40 रुपए की 2 पाव शराफ़त खरीदने आता था। कहता था कि मेरा कोठा न होता तो उसकी शराफ़त कब की दम तोड़ चुकी होती। दिन भर की सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर उतार लेने के बाद वो जब घर जाता तो हमेशा उसके चेहरे पर 4 इंच की मुस्कुराहट होती। उसने अपनी बीवी को गाली देना भी छोड़ दिया था और थप्पड़ मारना भी। वो रोज़ उसे गरमा-गरम रोटियाँ बनाकर खिलाती थी और उस पीर बाबा को दुआएँ देती नहीं थकती थी, जिसका गंडा उसने अपने पति के बाजू पर बाँधा था। कभी-कभी मुझे लगता था मैं कितनी ताकतवर हूँ, जैसे कि मुझे तरह-तरह के जादू आते हों। हाथ घुमाया तो लिफाफे के अंदर से हर बार अलग-अलग तरह के सामान निकल आए। मुर्गी का अंडा, खुद मुर्गी, उजले पंखों वाला कबूतर, बिना सर की लकड़ी, प्लास्टिक के फूलों का गुलदस्ता और न जाने क्या-क्या। लेकिन फिर इंसानों के अलावा कोठे पर वक़्त-बे-वक़्त मनुष्यत भी आती थी। शायद मुझे ये बताने के लिए कि बेवजह के मुगालते न पाले जाएँ। फ़िल्मों में दिखाई जाने वाली तवायफ़ें और होती हैं, असल ज़िंदगी की तवायफ़ें और। अजीब बात ये है कि गाहे-बगाहे मनुष्यत ज़्यादातर ऐसे लोगों के भेष में आती थी जो और भी बहुत कुछ में दिलचस्पी रखते थे। ऐसे लोग से मेरा मतलब है उस दरोगा से,
उस 17 साल के छोकरे से, उस बुड्ढे से और उस ऑटो वाले से। ज़्यादा आसान वो लोग होते हैं जो इधर-उधर में यकीन नहीं रखते, जिनका तेरा चेहरा चक सफ़ेद होता था, भावशून्य। भावशून्य चेहरा ऐसा होता है जिस पर कुछ भी उकेरा नहीं जा सकता और उकेर भी दो तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता। मुझे ऐसे ही चेहरे ज़्यादा पसंद आते थे क्योंकि ऐसे चेहरों में शीशे की तरह अपना चेहरा नहीं दिखता, अटपटा-सा महसूस नहीं होता, ऐसे लोगों से कभी डर नहीं लगता। ये बस आते थे, नाड़ा खोलकर पैजामा सरका देते थे और हाफ लेने के बाद वापस चले जाते थे। अगर बारीकी से देखा जाए तो कोठे पर आने वाले लोगों को 2 जमातों में बाँटा जा सकता है। एक वो जो रोशनी जलाकर सेक्स करना पसंद करते हैं और दूसरे वो जो रोशनी बुझाकर करना पसंद करते हैं। आप वेल एजुकेटेड हैं तो करना कह लीजिए, नहीं तो छोड़ना कह लीजिए। दरोगा, लड़का, बुड्ढा और ऑटो वाला हमेशा रोशनी जलाए रखने की जिद करते थे। रोशनी के चलते उनके चेहरे में आईने की तरह मेरा चेहरा नुमायाँ हो जाता था। बाकी के लोग अंधेरे की फरमाइश करते थे ताकि मेरे चेहरे के आईने में उनका चेहरा नुमायाँ न हो, परछाई न दिखे, अक्ष न बने। ये भी हो सकता है कि वो रोशनी में अपने नंगे शरीर को देखना नहीं चाहते हों। ज़्यादातर लोगों से अपना नंगा शरीर देखा नहीं जाता और मुझे इस बात पर बेहद हैरानगी हुआ करती थी क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ वही होती है जो नंगी होती है, जैसे कि सेक्स यानी कि संभोग, जैसे कि सच्चाई, जैसे कि अभी-अभी पैदा हुआ बच्चा, जैसे कि फूल और आसमान। लेकिन फिर भी लोग नंगेपन को जहाँ देखते हैं, उसे तुरंत ढक देने की कोशिश करने लगते हैं और हमारे दिमाग में ये घुसा दिया जाता है कि नंगापन वाहियात है और उसकी ख्वाहिश करना और भी वाहियात। एक बच्चा पैदा होता है तो उसे तुरंत कपड़े से ढक दिया जाता है। कोई सच कहना चाहता है तो उसे हिदायत दी जाती है कि सच कड़वा होता है, उसे भी ढक दो। जो बात कपड़ों में कही जाए वो प्यार, कपड़े उतार कर कही जाए वो वासना और हवस। मुझे ये सब बातें कभी समझ नहीं आईं। हो सकता है कि ये मेरी समझ के बाहर रही हो क्योंकि मैं एक मामूली सी तवायफ हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करो कि एक दिन अचानक आसमान और सूरज निक्कर पहनकर निकल आए, तो कैसा लगेगा? फूल भी बरमूडा पहनकर क्यारी में उगे तो वो कैसा दिखेगा? इस तरह के सवालों का कोई आसान जवाब नहीं होता और हर किसी सवाल का ठीक-ठीक एक जवाब हो भी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हर सवाल के तमाम जवाब हो सकते हैं, तरह-तरह के लोग तरह-तरह के जवाब। जिसका जो जवाब मानने का दिल करे उसी को माने। एक दिन एक ऐसा ग्राहक मेरे कोठे पर आया जिसका दिया हर एक जवाब मान लेने को जी करता था, लेकिन ये मनुष्यत का सबसे पहला संकेत था, इसलिए उससे डर भी बहुत लगता था। उसका चेहरा भावशून्य नहीं था, उसके चेहरे में आईने की तरह अपना चेहरा भी दिख जाता था, ये दूसरा संकेत था। वो कमरे में रोशनी जलाए रखना पसंद करता था, लेकिन उसे सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये था मनुष्यत का तीसरा संकेत। इन साहब का पहले पहल कोठे पर आना तब की बात है जब मुझे कोठे पर आए कुल 2 साल और 7 महीने हो चुके थे। इतना समय गणित सीखने के लिए काफ़ी होता है। उस दिन मैं कुल मिलाकर 3 कस्टमर निपटा चुकी थी और चौथे के मूड में कतई नहीं थी। मैं बत्ती बुझाने के बाद बिस्तर पर औंधे होने के लिए ऐसे मुखातिब हुई थी जैसे तालाब में मरा हुआ आदमी खोजने के लिए कोई गोताखोर डुबकी लगाता है। लेकिन बिस्तर पर गिरने से पहले यमराज के फरमान की तरह दिलावर ने दरवाजे पर दस्तक दी और कुंडी की दस्तक ने मुझे ऐसे लपक लिया जैसे कोई मछली बगुले की चोंच में लपक ली गई हो। कुंडी खटकाने के अंदाज से पता चलता था कि दिलावर ही है। 3 जोड़ी खटखट और 2 जोड़ी ठक-ठक। खटखट और ठक-ठक के बीच में बलगम सुड़ुकने की आवाज़, "आ रही हूँ दल्ले," मैंने मरी हुई आवाज़ में कहा। मैं उसे दिलावर नहीं, दलाल ही कहती थी क्योंकि मैं नाम पर काम को तरजीह देना पसंद करती हूँ। जवाब में उसने कहा, "जल्दी खोल रंडी, देख तेरे लिए स्विस बैंक लाया हूँ।" मैंने दरवाज़ा खोला तो स्विस बैंक एक 6 फुट और 2 इंच लंबे गोरे-चिट्टे लड़के की शक्ल में खड़ा था। उसकी शक्ल के आईने में मेरा चेहरा झलक रहा था। मैंने डरकर कहा, "मैं थक गई हूँ दल्ले, बस अब आज और नहीं हो पाएगा। बगल के कमरे में देख लें, कोई और चूल्हा मिल जाएगा सेंकने के लिए।" दल्ले ने कहा, "तुझसे तेरी रज़ामंदी किसने मांगी है रंडी? ज़्यादा भाव मत खा और चुपचाप चित्रहार शुरू कर और खाली
70s नहीं चाहिए, 2010 मांगता है आज। लड़का सकपका गया। शायद वो चित्रहार की शुरुआत में पल्स पोलियो का विज्ञापन नहीं देखना चाहता था। आवाज मजबूत करते हुए उसने कहा, रहने दीजिए, अगर इनकी इच्छा नहीं है तो फिर कभी। ऐसे जबरदस्ती नहीं चलेगा, लड़की है, कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि जब जी किया हाँक लिया जाए। मैंने कहा, आने दो। आइए साहब, स्विस बैंक। जी, मुझे वैभव कहिए, बेहतर होगा। उस रात पहली बार मैंने काम को किनारे सरकाकर नाम को उठाने की कोशिश की और बिना विरोध किए उसे जवाब में वैभव बुलाया। नहीं तो अभी तक मुझे ओए बुड्ढे, लड़के, दरोगा जी, मियाँ ऑटो वाले और दल्ले जैसे संबोधन से ज्यादा सहूलियत होती थी। हालांकि मुझे मनहूसियत की वापसी का अंदेशा सा हुआ तो, लेकिन मैंने उसे दरकिनार करना बेहतर समझा। मैंने खुद को समझाया कि रंडी के घर ऐसे कौन से जवाहरात गड़े होते हैं कि हवाई बातों से सशंकित हुआ जाए। हाँ, ये जरूर था कि उसके आईने जैसे चेहरे में मुझे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन छोड़िए भी, वैभव को अंदर छोड़कर दल्ला वापस चला गया। दल्ला मुझे 1000 रुपये पकड़ा कर गया था, लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 2 साल 7 महीने की हर एक रात को होता आया था। ये साहब राइटर निकले और इनका कहना था कि ये एक फिल्म लिख रहे हैं जिसके सिलसिले में इन्हें असली तवायफ को असली तरीके से जानना जरूरी था। उन्हें सिर्फ बात करने में दिलचस्पी थी, साफ साफ कहा जाए तो सिर्फ मुझे जानने में। मुझे छूना भी उनके उसूलों के खिलाफ था। कम लफ्जों में कहा जाए तो वैभव एक अच्छा आदमी था और उसे मुझसे हमदर्दी थी। वो मुझे एक किताब की तरह पढ़ने आता था और कोठा उसके लिए एक स्कूल था। उस रात हमने सिर्फ बातें की, बेशुमार बातें। उससे सुना उसे सुनना बहुत पसंद था और सुनने के बीच बीच में वो अपनी बातें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सलीके से भर देता था। ब्लैंक्स भरते वक्त उसने कहा कि हमारे यहाँ तवायफों के साथ हमेशा बुरा होता आया है, जबकि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने तवायफों के बारे में न सिर्फ हमदर्दी जताई है बल्कि बड़ी भारी अच्छी बातें भी कही है। भगवान जाने ये इंटेलेक्चुअल्स लोग कौन होते हैं। वैसे उसने कहा था कि ये समझदार लोगों का ही एक तबका होता है। उसके हिसाब से अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक सज्जन का कहना था कि सेक्स पैसों से खरीदे जा सकने वाली सबसे खूबसूरत, नेचुरल और संपूर्ण चीज है। एक और सज्जन का कहना था कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी वक्त एक तवायफ होता है, तब जबकि वो अपनी बात समझाने के लिए उसे लाग लपेट कर कहता है, तब जबकि वो पैसे के लिए अपने दफ्तर में अपने आत्मसम्मान और अपनी खुददारी से समझौता करता है, तब जबकि वो होने की कोशिश करता है जो कि वो नहीं होता है, और ऐसा ही कुछ कुछ। मुझे इतना याद है कि उसके हिसाब से वो भी एक तवायफ था। अमेरिका के उन सिरफिरे सज्जन की ही तरह एक और सिरफिरे आदमी का कहना था कि दुनिया में ज्यादातर शादीशुदा औरतें एक तरीके से तवायफ होती हैं। उनमें और कोठे पर बैठने वाली औरतों में बस इतना फर्क होता है कि हम 100 आदमियों के साथ सोती हैं और वो एक आदमी के साथ। बल्कि उसका तो कहना था कि हिंदुस्तान की शादीशुदा औरतों की हालत हमसे भी ज्यादा गई गुजरी होती है, यदि वो पढ़ी लिखी ना हो तब तो खासकर, क्योंकि उनके शौहरों को हर रात उन्हें पैसा देने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। जब नाड़ा खिसक गया, समझो कोठे का दरवाजा खुल गया। भगवान जाने वो ऐसी बकबक क्यों करता था, और करता भी था तो अक्सर क्यों करता था। वो हर बार जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, यहाँ कैसे फंस गई, वगैरह वगैरह। मैं हर बार तवायफ बनने की अलग अलग कहानी कह देती और बात खत्म होते होते उसका संजीदा चेहरा देखकर मुझे हंसी छूट जाया करती थी। वो समझ जाता था कि उसके साथ मजाक किया गया है और बच्चे सी शक्ल बनाकर दूसरी ओर बैठ जाता था। मुझे उसे मनाना बहुत अच्छा लगता था और शायद उसे रूठना भी। इसी रूठने मनाने के सिलसिले में मैंने कोठे पर आने की कहानी के बहुत सारे वर्जन तैयार कर लिए थे और उन्हें मैं मूड के हिसाब से बूढ़े, दरोगा, लड़के और ऑटो वाले को
ऑटो वाले को सुना दिया करती थी। लड़के से मैंने कहा कि मैं खोटे पर अपनी खुशी से आई हूँ, पैसा कमाने का मन हर किसी का करता है। उसने कहा कि वो भी ऐसा ही सोचता है और उन दोनों की सोच कितनी मिलती-जुलती है। बूढ़े से मैंने कहा कि मैं बांग्लादेश से शादी करके लाई गई थी। मेरे दूल्हे ने शादी की रात के अगले ही दिन मुझे यहाँ छोड़ दिया था। मैं अपने भाई को हर रोज़ फ़ोन करके रोती रहती थी कि वो मुझे लेने आ जाएगा, लेकिन वो मुझे यही कहता था कि ससुराल से लड़की को वापस मायके नहीं लाया जा सकता है। ये गलत है। बूढ़ा उस रात बहुत गुमसुम पड़ा रहा। उस रात उसने मेरे मोबाइल फ़ोन में अपना नंबर डाल दिया और कहा कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं सीधा उससे फ़ोन करूँ। बूढ़ा दोबारा कभी कोठे पर नहीं आया, पता नहीं क्यों। ऑटो ऑटो वाले को जब मैंने कहानी सुनाने की कोशिश की तो उसने मुझे सिगरेट से जला दिया। मैंने कहानियाँ सुनाना बंद कर दिया। मेरी छाती पर चकत्ता पड़ गया था। वैभव को इस बात पर अचंभा हुआ कि मुझे कोई सिगरेट से कैसे जला सकता है। वो ये नहीं जानता था कि फ़िल्मों की तवायफ़ों और असल ज़िंदगी की तवायफ़ों में कितना अंतर होता है। उसके दिमाग में तवायफ़ें पाकीज़ा की मीना कुमारी, देवदास की माधुरी और उमराव जान की रेखा की तरह होती थी। इसी हिसाब से वो सब की सब सोने जैसे दिल वाली होती थी। हार्ट ऑफ गोल्ड जैसा कुछ कहा था उसने। पाक जानशी जितना हो सके मैं उसके मुगालते बचाकर रखने की कोशिश करती थी। उन्हें तोड़ने का क्या फ़ायदा? लेकिन कभी-कभी इस बात का बुरा लगता था कि अगर उसके मुगालते नहीं तोड़े गए, तो एक दिन वो भी कमाल अमरोही, मुज़फ़्फ़र अली या फिर भंसाली बनकर दुनिया को वो तवायफ़ दिखाएगा जो कभी हुआ ही नहीं करती। असल में न तवायफ़ें होती हैं, न ही वेश्याएँ, असल में सिर्फ़ रंडियाँ होती हैं। इसी तरह असल में न ही कोठे होते हैं, न ही वेश्याघर, असल में सिर्फ़ नालियाँ होती हैं। नालियाँ इसलिए बनाई जाती है ताकि घरों की गंदगी उफन-उफन कर शरीफ लोगों के आंगन में न फैल जाए। असल में सिर्फ गटर होते हैं ताकि समाज साफ-सुथरा दिखाई दे और जितना हो सके चमकता रहे। लेकिन धीरे-धीरे वैभव को नालियाँ और गटर साफ साफ नुमायाँ होने लगे थे और शायद इसी से उपजी हमदर्दी के चलते उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे मुझसे इश्क हो गया है। हालाँकि उसे लगता था कि इसका हमदर्दी से कुछ लेना-देना नहीं है। पहले वो सुनता ज़्यादा था, फिर वो कहने ज़्यादा लगा। बहुत सी बातें ऐसी भी कहता था जो कि वो कभी हिचक, कभी लिहाज़ तो कभी शर्म की वजह से किसी और से नहीं कह सकता था। रंडियों से शर्म कोई करे भी तो क्या? कहता था कि उसे चिड़ियों से ख़ासा लगाव है। वो घंटों बालकनी में बैठा चिड़ियों की परवाज़ देखा करता था। कहता था कि ज़रूर तुम पिछले जन्म में कोई चिड़िया रही होगी, इसलिए मेरा दिल तुम्हारी चोंच में चुग्गी की तरह अटक गया। बल्कि तुम अभी भी एक चिड़िया हो। कहता था कि कोठे के बाहर की दुनिया, कोठे के अंदर की दुनिया से कई ज़्यादा गई-गुज़री है। वहाँ कोई किसी का हिसाब साफ नहीं रखता। यहाँ कम से कम बही खाता तो दुरुस्त रहता है। रसीद बराबर मिलती है, ठगाई नहीं होती। कोठा दुनिया की अकेली बची ईमानदार जगह है। फिर एक दिन यूं ही बातों-बातों में बोला, "एक चुटकुला सुनोगी?" "हाँ, सुनूंगी।" "तो सुनो।" दिल थाम कर बैठिए और सुनिए। दुनिया का सबसे छोटा और मज़ेदार चुटकुला। इंसान। चुटकुला खत्म और अब हँसो। हा 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 हा। हँसते-हँसते वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा, भगवान जाने किस बात पर। जब वो हँसता था तो एकदम ऐसा लगता था कि कोई बच्चा किसी बहुत मामूली सी बात पर बुक्का फाड़ के लौट रहा हो, क्योंकि उसे ऐसी ही बात पर हँसने की आदत है और उसे पता है कि ये बातें कितनी ज़्यादा हँसी की बात है, और क्योंकि उसे ये भी पता है कि और किसी को ये चुटकुला समझ नहीं आने वाला। ये चुटकुला उसकी कोई बहुत बड़ी खोज या इजाद है जो बस अभी-अभी निकल कर आई है। दल्ला दिलावर हमेशा हिदायत देता था कि वैभव एक दिन उसे उससे ज़्यादा नुकसान करके चला जाएगा जितना कि उसने नफ़ा नहीं किया। दल्ला कहता था कि ये साले राइटर लोग
घने चूतिया होते हैं, कुछ और चौदा नहीं जाता तो कलम से बस कागज चौदा करते हैं। जिससे कुछ नहीं बना जाता वो राइटर बन जाता है। बम्बई में ऐसे राइटर दिन के 36 आते हैं और 72 लौट जाते हैं अपना मुंह उठाकर। इनकी जिंदगी निकल जाती है चांद का चूतड़ घिसते घिसते। कभी कहेंगी कि तू चांद नहीं चंदा मामा है, कभी कहेंगी कि तू चांद नहीं किसी की लुगाई की बिंदी है, तो कभी कहेंगी कि ए चांद तू चांद नहीं आसमान का एक सफेद सुराख है। मैं कहता हूँ अबे साले, एक दिन खुद चांद आसमान से चिल्लाकर गरियाएगा कि चूतिए कम से कम रात के बखत तो सो लेने दिया करो, कोई काम धंधा नहीं है क्या। वैभव क्या लिखता था नहीं पता, उसने कभी मुझे कुछ पढ़ाया भी नहीं, लेकिन उसकी बातों से लगता था कि यही सब अगर सफेद कागज पर बिछा दिया जाए तो और भी सुंदर लगता होगा। वो कहने को तो कोठे पर फिल्म के सिलसिले में आया था, लेकिन यहाँ आना जाना शुरू करने के कुछ ही दिन बाद उसका फिल्म विल्म सब छूट सा गया था। छूटा कि छोड़ा गया ये नहीं पता। बहुत पूछने पर उसने एक दिन कहा कि उसने फिल्म डब्बे में डाल दी क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मुझे चर्चा का विषय बनाए और मुझे बेचे। अजीब बात यह है कि खुद को बेचना ही तो मेरा रोजगार था, फिर भी वो ऐसा सोचता था। खैर, उसने अपनी फिल्म तो बंद कर दी थी, लेकिन उसने उसके आने पर हमारे दरमियाँ कोई न कोई फ़िल्म उपजना शुरू हो जाती थी, और फ़िल्म नहीं तो फ़िल्म के किरदार उपज जाते थे। मैंने लाख कोशिश की कि मैं कभी मीना कुमारी, माधुरी या रेखा न बनूं, लेकिन वो कभी शाहरुख खान, कभी फारूक शेख, तो कभी राजकुमार बनने पर ऐसा अड़ा हुआ था कि थक हार कर मुझे भी वो बनना पड़ता था जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। दल्ला कहता था, फिल्में अच्छे भले इंसान का नाश मार देती है। मेरा बाप हीरो बनने बम्बई भागा था और लौटा तो चूचू का मुरब्बा बनकर। उसको देखकर लगता ही नहीं था कि वो एक आदमी है। वो कभी ओमपुरी की तरह बात करता था, कभी अमरीश पुरी, कभी रंजीत, तो कभी प्राण की तरह। एक दिन माँ ने ललिता पवार बन के उसे घर से बाहर निकाल दिया। सारी हेकड़ी निकल गई। ठीक हो गया साला। साली, एक दिन तू भी कहीं की नहीं रहेगी। इन फिल्मों वालों से दूर रहा कर। इसी फिल्मी सिलसिले में एक रात वैभव ने पहली बार एकदम गैर फिल्मी तरीके से मुझे चूम लिया माथे पर। ये एक ऐसा चुम्बन था जैसे कि पहली बार किसी बच्चे ने स्लेट पर खड़िया से कैसे कबूतर और ख से खरगोश लिखा हो। मैं मुस्कुराई जैसे कि मास्टर जी ने बच्चे की स्लेट पर वेरी गुड लिखा हो। लेकिन वो सकपका गया और ऐसे दूर हट गया जैसे कि उसने गलत स्पेलिंग लिख दी हो और मास्टर ने गलत स्पेलिंग पकड़ ली हो। वो अपराध बोध में दूसरी ओर मुंह करके गठरी की तरह सिकुड़ कर बैठ गया। ऐसे पह, ऐसा पहले भी होता रहता था। तब जब कभी गलती से उसका हाथ मेरी छाती से छू जाता था, तब जबकि वो मेरे कमरे में दाखिल हो और मैंने सलीके से कपड़े न पहन रखे हों, तब जबकि मैं उसे हसरत से नजर भर देखूं, और तब जबकि मैं उसकी मिजाज नापने को अपना पल्लू कंधे से गिरा दूं। हर मौके वो मुंह फेर लेता था। अजीब बात थी, अजीब से ज्यादा चिढ़ाने वाली, और चिढ़ाने से ज्यादा पके पकाए खोए कोड में खुजली करने वाली। उस दिन मैंने उसे ताकत से वापस अपनी ओर खींचा। अब फिल्म अगर चली है तो क्लाइमेक्स तक भी पहुंचे। क्यों साहब, मुझ में कांटे लगे हैं क्या? पूरा शहर घुमाओगे तो भी मुझसे सुंदर रंडी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यहाँ 5 रुपए वाली भी ढेरों बैठी है। मजाल है किसी की जो मेरा दाम 300 रुपए से कम लगा दे। फिर भी तुमने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया। भगवान के लिए अपने को रंडी मत कहा करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं भी तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर पटक दूंगा तो फिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी बस एक रंडी और उसके ग्राहक जैसा ही रह जाएगा। फिर मुझ में और यहाँ आने वाले हर दूसरे आदमी में क्या ही फर्क रह जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उससे भी बढ़कर तुम्हारी इज्जत करता हूँ। हम अगर यहाँ तक चले आए हैं तो इसकी वजह यही है कि हम वो नहीं हो गए जो बाकी सब हैं। मुझे बाकी सब ही होना है। मुझे तुम्हारी फिल्म में दफन होकर अमर नहीं होना है। बेहतर होगा तुम मुझे निचोड़ कर मार दो। कम से कम मेरा गुमान तो रख लो।
एक रंडी से वो भी छीन लोगे तो उसके होने पर थू है। तुम्हारे आने से पहले कम से कम इस बात पर गुमान था कि मैं कितनी ताकतवर हूँ, तभी तो ये बीवियों वाले शरीफ लोग रंडियों के पास आते हैं। गुमान था कि मैं कोई जादूगरनी हूँ कि मुझे तरह तरह के जादू आते हैं। हाथ घुमाया तो लिफाफे के अंदर से हर बार अलग अलग तरह के सामान निकल आए। मुर्गी का अंडा, खुद मुर्गी, उजले पंखों वाला कबूतर, बिना सर की लड़की, प्लास्टिक के फूलों का गुलदस्ता और न जाने क्या क्या। ऐसी गलीज बातें मत करो। हर एक रिश्ते को उसका मुकम्मल अंजाम देना जरूरी तो नहीं है। पागल मत बनो। मेरा और आपका कोई रिश्ता है ही नहीं साहब। बेहतर होगा अगर ये कम से कम एक ग्राहक और रंडी का रिश्ता होता। लेकिन मेरे शरीर से घिन आती है आपको। मैं बस बड़बड़ा रही थी और बावलों की तरह बड़बड़ाते हुए चाहते हुए भी उसे सुन नहीं पा रही थी। और क्या साहब, हाथ भी छूते हो तो ऐसे जैसे कि चिमटे से कोई केचुआ या कॉकरोच उठा रहे हो। मैंने कंधे से साड़ी का पल्लू निकाल फेंका। झीने सफेद ब्लाउज के बटन गहरी सांस के साथ टूटने को होते थे। बटन को फूलती छाती के साथ कशमकश तकल्लुफ करने देने के बजाय मैंने ब्लाउज को उधेड़ कर घाव की सूखी खाल की तरह नोच फेंका। उसने मुंह घुमा लिया। मैंने उसे वापस अपनी ओर खींचा और उसका चेहरा अपनी छाती से चिपटा लिया, जैसे कि वो उसका एक हिस्सा था और उसे वही होना चाहिए था जहां से उसका बरसों पुराना ताल्लुक है। लेकिन वो छिटक गया, जैसे कि उसको सांस आना बंद हो गई हो। मैंने साड़ी उतार फेंकी और पेटीकोट का नाड़ा खींच दिया। नंगा शरीर और भी नंगा होकर उस पे झप झपटने के लिए उतारू था। मैंने कहा ना, मुझे शर्मिंदा न करो। मैंने कहा दूर हट। वो जोर से चिल्लाया और मुझे जोर से दूर चटक कर उसने कमरे के सारे बल्ब जला दिए। मैं जमीन पर गिर पड़ी थी और वो कोने में सिकुड़ कर कांप रहा था। मेरे चेहरे में उसका चेहरा दिख रहा था और उसके चेहरे में मेरा चेहरा। वो अपना चेहरा देखकर कांप रहा था और मैं उसका चेहरा देखकर। उसके चेहरे के आईने में मेरा नंगा शरीर कितना घिनौना दिख रहा था। चीखते हुए मैंने बल्ब बुझा दिया। वो चला गया और जिस अंदाज से वो कमरे से निकला था, उससे साफ था कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आने वाला है। किवाड़ पर वापस से ठक ठक हुई। 3 जोड़ी खटखट और 2 जोड़ी ठक ठक। खटखट और ठक-ठक के बीच में बलगम सुड़कने की आवाज दल्ला ही था। वो रोते हुए क्यों बाहर गया? तू भी रो रही है। साला लड़का होकर भी लड़की माफिक रोता था। मैंने पहले ही कहा था, ये साले रा, राइटर लोग घने चूतिया होते हैं। कुछ और चौदा नहीं है तो कलम से बस कागज चौदा करते हैं। हा 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 हा। खैर छोड़ ये सब। अभी 10 मिनट में नया ग्राहक लेकर आऊंगा। तैयार हो जा। चित्रहार चालू कर।